everyone, I am Shreya. Welcome to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is coordination compound. Guys, coordination compound हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है और इसके हम लोगों ने ऑलरेडी सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आपने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को सबसे पहले पढ़ा है और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के जो लिमिटेशंस थी, उसके बाद आपका जो न्यू इन्वेंशंस आए लाइक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी, साथ में आईयूपैक नेम, आइसोमेरिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज सिस्टमैटिकली हम लोग डिस्कस करते चले गए हैं। अब प्यारे बच्चे, इन्हीं सब कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराने वाली हूं। आपने मेरे साथ उन क्वेश्चन आंसर्स को करना है और समझना है। फिर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग उठाएं, 2-2, 3-3 बार लगाएं, जिससे कि चीजों पर पकड़ बन पाए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं मन लगा के और इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर पोस्टुलेट्स के टर्म में हमको बतानी है। बच्चे, एक तो होता है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, दूसरा है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने आपको बीवीटी और सीएफटी को पढ़ाया था, बट वर्नर को हमने अलग पढ़ाया क्योंकि कोऑर्डिनेशन की जो शुरुआत हुई थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जनक किसे माना गया है? वर्नर को माना गया है। तो उन्होंने पहले अपना एक थ्योरी दिया था जिसकी कमियों को पूरा किया था बीवीटी और सीएफटी ने। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आप ये मैंने क्यों बताया इसको आप रिलेट कर पाओ। तो गाइज, हम लोग वर्नल पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने वाले हैं किसमें? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब आप ये मत समझना कि मैम आपने तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बीवीटी और सीएफटी पढ़ाया था। ये भी है, बट शुरुआत आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से हुई थी। इसीलिए हम लोग जो आपके बीवीटी और सीएफटी है, जिसको कि मेन थ्योरी मानते हैं, उसको बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रखते हैं, जबकि बच्चे है ये भी आपकी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही थ्योरी, जो कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है। तो गाइस, क्या थे आपके वर्नर के पोस्टुलेट? चलो उसको देखना शुरू करते हैं। पहला पोस्टुलेट है अ मेटल शोज 2 काइंड ऑफ वैलेंसी। जो आपकी मेटल है वो 2 तरीके की वैलेंसी को शो करता है। पहली है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल आपका लिगेंड से चारों तरफ से घिरा होता है और बाहर आपका जेड स्फीयर होता है, राइट? यही तो होता है। मेटल आपका किससे घिरा होता है? लिगेंड से। तो यस गाइस, ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरीके की वैलेंसीज को शो करता है। क्लियर? निगेटिव आयन सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। जो आपके निगेटिव आयंस होते हैं वो सारी अपनी प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि आपकी कहना चाहिए जितने भी निगेटिव आयन होंगे, चाहे वो आपका कोई भी निगेटिव आयन है, वो आपके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर फिल्ड बाय न्यूट्रल आयंस। जितनी भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो न्यूट्रल आयन और निगेटिव आयन के द्वारा फिल्ड होती हैं। क्लियर? मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चे, जितनी भी आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, मान लो मैंने इधर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ये आपका है मेटल आयन। अब ये क्या कर रहा है? लिगेंड के द्वारा इंटरैक्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपके आयनाइजेशन स्फीयर में क्या हो रहा है? निगेटिव आपके आयंस ही वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? नंबर 2 है अ मेटल आयन हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपके मेटल आयन है वो क्या रखते हैं? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज को रखते हैं अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो आपके सेकेंडरी वैलेंसीज को रखते हैं वो गाइज आपके मेटल आयन होते हैं। These valencies also oriented themselves। और ये जो आपकी वैलेंसीज होती हैं खुद पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है? किसमें? यार डेफिनेट ज्योमेट्री। आपको ध्यान आ रहा है कि जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाए थे कि किस तरह से आपका मेटल आयन 6 लिगेंड से घिरा होता है और एक अरेंज में होता है। यानी कि अगर मैं मान लो 4 लिगेंड को घेरती हूँ तो मुझे पता है कि वो क्यूब शेप में जा रहा है, ये क्यूब बना रहा है। तो ये कैसे पता चला? ये मुझे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से पता चला कि गाइस, जितने भी हमारे लिगेंड्स होते हैं वो मेटल आयन के चारों तरफ एक सिस्टमैटिकल, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। तो ये अजम्पशन किसका था? ये पोस्टुलेट था हमारे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है किसके साथ, NH4 का होल ट्वाइस SO4 सॉल्यूशन के साथ जब मिक्स किया जाता है गाइस, किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में जब इसे हम मिक्स करते हैं तो गाइस ये आपको Fe+2 आयन देता है। क्या देता है, Fe+2 आयन देता है। बट CuSO4 आयन सॉल्यूशन मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया, जब आप CuSO4 को एक्वस अमोनिया के साथ में 1:4 मोलर रेशियो में मिक्स करते हो तो ये आपको Cu+2 आयन का टेस्ट नहीं देता। क्या बोला, Cu+2 आयन का टेस्ट नहीं देता। अब आपसे पूछा गया है इसका रीजन क्या है कि ये क्यों नहीं देता। जब हमने NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी कि सॉल्ट को हमने FeSO4 में मिक्स किया, किसमें, 1:1 मोलर रेशियो में, यानी उनका रेशियो 1:1 है। FeSO4 1 और NH4 का होल ट्वाइस SO4 1, दोनों को जब मिक्स किया तब आपका Fe+2 का टेस्ट आया। बट जब CuSO4 को आपने मिक्स किया एक्वस अमोनिया के साथ में 1:4 के रेशियो में, तो आपका Cu का टेस्ट नहीं आया। अब आपको सिर्फ ये आंसर करना है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, FeSO4 सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, जब आपका FeSO4 डाई अमोनियम सल्फेट के साथ 1:1 में मिक्स किया जाता है तो गाइस डबल सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, डबल सॉल्ट बनता है। और गाइस ये डबल सॉल्ट हमारा है कौन सा, देखो ये पूरा ऐड हो जाएगा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और वाटर 6H2O, राइट। दिस सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग Fe+2 आयन। जब या गाइज डबल सॉल्ट बना, इसका मतलब Fe+2 आयन निकलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आयनाइज होता है, एंड गाइज आयनाइज होगा, इसका मतलब Fe+2 आयन देगा। नेक्स्ट है CuSO4 मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया। जब आपका CuSO4 आयन एक्वस अमोनिया के साथ मिक्स किया जाता है इन रेशियो ऑफ 1:4, जब आपका CuSO4 एक्वस अमोनिया के साथ 1:4 में मिक्स किया जाता है तो गाइस क्या मिलता है, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देता है। क्या देता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देता है। अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट आयनाइज टू गिव Cu+2 आयन। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो आयनाइज नहीं होता और Cu+2 आयन नहीं देता। क्या करता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो आयनाइज नहीं होता और Cu+2 आयन नहीं देता। हैंस फेलिंग द टेस्ट, इसका मतलब टेस्ट फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आपका डबल सॉल्ट बन नहीं रहा, वाटर में आयनाइज होगा नहीं, जब वाटर में आयनाइज नहीं होगा तो कॉपर आयन आएगा कहाँ से, क्लियर। तो इसी वजह से ये टेस्ट हमारा Cu+2 आयन के लिए फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपके सामने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए, इनके आपको फॉर्मूले लिखने हैं। पहला है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्या है, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरा है पोटेशियम टेट्रासाइनाइड साइनाइडो निकलेट सेकेंड। तीसरा है ट्रिस इथेन 1,2-डायामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। चौथा है अमाइन ब्रोमिडो क्लोराइडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनिक, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायामीन प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट। एंड फोर्थ हमारा कह रहा है आयरन थर्ड हेक्सासाइनेडो फेरेट। ये 6 आपको कंपाउंड्स दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इनके हमको फॉर्मूले लिखने हैं। चलो फॉर्मूले लिखना सीखते हैं। प्यारे बच्चे, हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में कुछ रूल रेगुलेशन समझाए थे जो कि आपके आयुपैक नेम को लिखने के लिए आपको हेल्पफुल थे। आपने क्या करना है, उन्हीं आयुपैक रूल्स को एक बार रिवाइज करना है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अब फिर आप लोगों की बारी आएगी, आप खुद से कुछ क्वेश्चन उठाओगे, चाहे नेट से उठाओ चाहे बुक से उठाओ और करके देखना, क्लियर। बाकी जितने क्वेश्चन बुक के थे वो मैं आपको करा रही हूँ। टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रा अमाइन मतलब 4 तो हो गए आपके एमाइन, तो टेट्रा अमाइन, ठीक है। डाई एक्वा तो डाई एक्वा, ठीक है, डाई एक्वा। कोबाल्ट कोबाल्ट थर्ड, ये क्योंकि आपके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्लोराइड आपका बाहर, क्लियर। मतलब ये हुआ गाइस
कोबाल्ट के पास में आपने सबसे पहले क्या लिखा, लिगेंड्स को लिखा अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली टर्म। उसके बाद आपने सेंट्रल मेटल आयन को, फिर अपने आयनाइजेशन स्फीयर को लिखा। अब देखो ये वाला पोटेशियम टेट्रासाइनेडो, क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनेडो, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखती हूँ, पोटेशियम टेट्रासाइनेडो, है ना, टेट्रासाइनेडो, साइनेडो, निकिलेट मतलब निकिल, ठीक है, निकिलेट सेकंड, क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब ये आ गया आपका पोटेशियम टेट्रासाइनेडो निकिलेट, निकिलेट सेकंड, K2 कर दिया मैंने, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो ट्रिस इथेन, ट्रिस इथेन 1,2 डायामीन, ट्रिस इथेन, ट्रिस इथेन यानी कि 3 तो आपके हो गए इथेन, ट्रिस इथेन 1,2 डायामीन, क्या है, 1,2 डायामीन, क्लियर, ट्रिस इथेन 1,2 डायामीन पूरा लिख गया, ठीक है, ट्रिस इथेन 1,2 डायामीन पूरा नाम। और क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड देखो क्रोमियम थर्ड में है, यानी कि आपका क्लोराइड किस में जाएगा, Cl3 में, बैलेंसी कंप्लीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अमाइन ब्रोमाइडो, अमाइन ब्रोमाइडो क्लोरिडो नाइट्रेटो, अमाइन देखो, अब देखना अमाइन यानी कि NH3, अमाइन ब्रोमाइडो यानी कि Br, ठीक है, Br, अमाइन ब्रोमाइडो और क्लोराइडो, Cl भी लगा दिया मैंने, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो का मतलब NO2, नाइट्रेटो, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट मतलब यहां पर प्लेटिनम, यहां पर प्लेटिनम, ठीक है, बस हो गया, सही लिख गया, PTNH3 Br Cl NO2, यस गाइस बिल्कुल सही, ठीक है। और माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि नाइट्रेटो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डाइक्लोरिडो बिस, डाइक्लोरिडो बिस, डाइक्लोरिडो बिस का मतलब ये हुआ कि अब हमें ये लिखना है एथेन डायामीन, EN, ये आपका ब्रिज में जा रहा है इसीलिए हमने लिखा है बिस, ठीक है, एथेन डायामीन, ठीक है। और प्लेटिनम, प्लेटिनम ये आ गया, और बाहर होगा आपका नाइट्रेट NO3, ठीक है। अब प्लेटिनम आपका कितना है 4, प्लेटिनम आपका कितना है 4, तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा ट्वाइस, ठीक। नेक्स्ट देखो आयरन थर्ड, आयरन थर्ड हेक्सासाइनेडो, हेक्सासाइनेडो सबसे पहले लिखेंगे हेक्सासाइनेडो। अब है आयरन थर्ड, है ना, क्या है आयरन थर्ड, तो Fe लगा दो, Fe ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर है फेरेट, फेरेट का मतलब क्या हो गया Fe4, ठीक है, फेरेट, तो देखो, ठीक है, साइनेडो फेरेट आयरन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसका उल्टा कर दिया कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया है और आपसे बोला गया है कि इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखो। तो क्या क्या है स्ट्रक्चर, CONH3 का होल 6 Cl3, CONH3 का CONH3 Cl Cl2, K3FeCN6, K3Fe C2O4 का होल थ्राइस, K2PdCl4 का Cl4, या फिर PTNH2Cl NH2 NH3 CH3 Cl। अब ये बहुत सारे आपके हैं, कैसे लिखेंगे इसके भी रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग स्ट्रक्चर अभी लिख रहे थे वैसे नेमिंग कर दोगे। अब देखो सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करी जाएगी, यानी हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, फिर कोबाल्ट और क्लोराइड। नेक्स्ट देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकली कौन आएगा, अमाइन, है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे पेंटामाइन, इसका मतलब 5, पेंटामाइन, क्लोराइड, है ना, क्लोराइडो, क्लोराइडो, यस क्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट देखो K3FeCN का होल 6, तो पहले पोटेशियम, पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनाइड, हेक्सासाइनो, फिर फेरेट। नेक्स्ट देखो, और ये आपको ये थर्ड एक है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप लिख दोगे, इधर देखो और फेरेटो कब आता है, जब निगेटिव होता है ना, ये ध्यान रखना। K3Fe C2O4, तो पोटेशियम तो लिख ही देंगे,
है ना। अब है C2O4 का होल थ्राइस यानी टेट्राऑक्सिलेटो, है ना, टेट्राऑक्सिलेटो और फेरेट थर्ड। नेक्स्ट देखो प्लेटिनम सॉरी K2PdCl4, तो पोटेशियम क्लोरिडो, ठीक है, और पैलेडियम। गाइज ये प्लेटिनम मैंने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लेटिनम होगा, आप चाहो तो पैलेडियम लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 CH3 Cl। अब देखो हमें इसको पहले सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले डायमीन, है ना, डायअमाइन, राइट, डायअमाइन, फिर क्लोराइड, क्योंकि C उसके बाद आपका C आता है अल्फाबेटिकली, क्लोराइडो, फिर मिथाइलामाइन, और फिर आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, प्लेटिनम सेकंड और क्लोराइड। बस कितना आसान है नाम लिखना इनका। नेक्स्ट देखो इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉलोइंग आइसोमर। ये आपके सामने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हैं, अब इनके हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले है KCrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, तो K अपना बाहर रहेगा, K पॉजिटिव, Cr बीच में, H2O आपके दोनों तरफ, एक तरफ, और आपका ऑक्सिलेटो एक तरफ। अब ये हो गया सिस फॉर्म। अगर ये अपोजिट साइड में चला जाएगा तो ट्रांसफॉर्म, तो बस हमने अपोजिट साइड में कर दिया, तो गाइज ये सी की ट्रांसफॉर्म बन गई। क्लियर, ये कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखो लिख देती हूँ मैं इस बात के लिए, ये है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हमको क्या करना होगा, इसके बीच में मिरर लगा देना होगा। तो गाइज इस के बीच में आपने जब मिरर लगाया तो क्या होगा, उसकी मिरर इमेज इधर आ गई, तो यस गाइज ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, ये इसकी सिस फॉर्म, इसकी ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है COEN का होल थ्राइस Cl3। इसमें आप जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करोगे तो कैसे करोगे, मिरर लगाओगे, तो यस गाइज इसकी मिरर इमेज ये वाली आ गई, है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपना ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट है गाइज CONH3 का होल 5 NO2 NO3 का होल ट्वाइस। इसमें आपको क्या करना है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपनी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, कैसे, आयन को उलट पुलट करके। तो देखो CONH3 का होल 5 NO2 NO3 का होल ट्वाइस। अब इसे ब्रैकेट के बाहर अगर चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक आयनाइजेशन, एक बन गया, है ना। दूसरा देखो अगर ये NO3 अंदर आ जाए और NO2 आपका बाहर चला जाए तो ये आपका दूसरा इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन गया। नेक्स्ट है गाइज लिंकेज आइसोमेरिज्म। व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, CONH3 का होल 5 NO2 NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें क्या होगा गाइज, इसको हम अगर चेंज करके ONO करके लिख दें तो यस ये आपका क्या बन गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखो प्लेटिनम NH3H2O Cl2। अब इसमें क्या शो होगा, देख के पता चल रहा है ये अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, यानी सिस एंड ट्रांसफॉर्म को शो करेगा। तो चलो बनाते हैं, प्लेटिनम NH3H2O, है ना, और Cl2 एक तरफ कर दिए, तो यानी कि सिस फॉर्म। अब इसी को जब अपोजिट साइड में कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिव द एविडेंस दैट CONH3 का होल 5 ClSO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4Cl आर आयनाइजेशन आइसोमर, कि ये दोनों एक दूसरे की आयनाइजेशन आइसोमर है। तो गाइज जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंट आयन देंगे, और अगर ये डिफरेंट आयन दे रहे हैं और उनको हम AgNO3 सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करें या फिर BaCl2 सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करें तो ये प्रेसिपिटेशन देंगे या फिर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। दोनों सिचुएशन में चलो अब रिएक्शंस को देख लेते हैं। आपने क्या किया, आयन के एक्वस को BaCl2 के साथ इन्वॉल्व किया तो आपको किसकी प्रेसिपिटेशन मिली, BaSO4 की प्रेसिपिटेशन मिली, इसका मतलब आयनाइज हो गया। दूसरा देखो जब आपने इसी को AgNO3 के साथ इन्वॉल्व किया तो गाइस कोई रिएक्शन नहीं आई। नेक्स्ट देखो जब आपने इसी को BaCl2 के साथ इन्वॉल्व किया तो गाइस आपकी कोई रिएक्शन नहीं आई, है ना। नेक्स्ट देखो जब आपने इसी आयन को AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ इन्वॉल्व किया तो आपकी AgCl की वाइट प्रेसिपिटेशन प्राप्त हुआ। हैंस
2R आयनाइजेशन आइसोमर। जो आपके दो प्रेसिपिटेशन दे रहे हैं वो क्या है, दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स को शो कर रहे हैं या फिर आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हमें क्या करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। दैट NiCN का होल 4 - 2 आयन इज स्क्वायर प्लेनर, कि जो आपका NiCN का होल 4 है वो एक स्क्वायर प्लेनर है और डायामैग्नेटिक है। एंड NiCl का होल NiCl4 - 2 आयन जो कि अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रखता है, गाइस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। मतलब जब आप निकिल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो गाइस क्या जाएगा, 28 एटॉमिक नंबर है तो Ar 3d8 4s2 जाएगा, ठीक है, 3d8 4s2। तो निकिल का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। गाइस हमेशा ध्यान रखना कि ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो कर रहा है, जब ये इन दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है ना। दे अचीव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग 4s इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करता है। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल +2 आयन के लिए क्या होगा, 3d8 होगा। अब गाइस अगर ये 3d8 एटम निकिल +2 आयन किसी साइनाइड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इंटरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि आपके जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं। तो पहले आपका बिफोर एनी इंटरेक्शन विद लिगेंड आपका जो निकिल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 3d8 4s2। अब आपने निकिल +2 आयन के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो लिख गया 3d8, राइट। अब ये 3d8 जब साइनाइड के इंटरेक्शन में आएगा तो गाइस क्या होगा, यहाँ पर आपकी पेयरिंग शुरू होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। क्लियर। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल इन ग्राउंड स्टेट इज 3d8 4s2। अब क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपना कौन सा 4s के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और जैसे ही 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। क्लियर। साइनाइड आयन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। जो आपका साइनाइड आयन है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू कॉज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए की पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका साइनाइड क्योंकि आपका साइनाइड है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो फिर ये क्या करेगा, एक सेकेंड गाइस, साइनाइड क्यों, क्लोरीन होगा, क्लोराइड आयन। साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, क्लोराइड आयन होगा। जस्ट अ मिनट गाइस, नॉट साइनाइड, दिस इज योर क्लोराइड आयन, Cl आयन। क्लोराइड आयन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और क्लोराइड आयन जब वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करने देगा, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इस पर इतनी एनर्जी नहीं है कि पेयर कर दे। तो क्या होगा, निकिल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, निकिल +2 आयन के लिए हो जाएगा 3d8 ओनली। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्लोरीन के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे। तो गाइस इसमें रह जाएंगे n=2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या रह जाएंगे, n=2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है NiCl4 - 2 इज पैरामैग्नेटिक, जबकि NiCO4 आपका कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्यों, आपसे पूछा गया है डायामैग्नेटिक है, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। ऐसा क्यों है, जबकि ये दोनों तो आपके टेट्राहेड्रल हैं, तो दोनों ही या तो पैरामैग्नेटिक हो या फिर डायामैग्नेटिक हो, अलग अलग क्यों हो रहे हैं, चलो देख लेते हैं। देखो NiCl4 - 2 की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की है +2। निकिल की ऑक्सीडेशन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8, क्योंकि 3d8 4s2 से 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकल गए, रह गया 3d8। अब 3d8 में आपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया, भर गए। अब हमको बताया क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो गाइस जब पेयरिंग नहीं कराई तो n की वैल्यू क्या रही, 2। क्या रही, n की वैल्यू रह गई 2, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब गाइस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका NiCl4 है वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, पहली चीज। दूसरा देखो,
अब जो CO है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देगा। ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है ही नहीं, यानी n=0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि NiCO4 आपका डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हम लोगों ने कर लिया बच्चे, ये वाला सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। FeH2O का होल 6 + 3, FeH2O का होल 6 + 3 ये आपका स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, जबकि FeCN का होल 6 - 3 आपका वीकली पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है? तो देखो गाइज, हमारे वाटर यहाँ पर लिगेंड है, वाटर लिगेंड है, और हमको पता है कि Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0। 3d5 में आपने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग किया तो ये स्टेबल फिलिंग हुई, क्या हुई, स्टेबल। क्यों, हाफ फील्ड है, स्टेबल हो गया। H2O कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयर अप नहीं कराएगा। जब पेयर अप नहीं कराएगा तो गाइज ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा। Hence दिस कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो साइनाइड में ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके पेयर अप हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से पेयर अप हो गया, ये यहाँ से पेयर अप हो गया, एक आपका सिर्फ रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। सीधे बोले तो इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं, अगर लॉजिकली ठीक से दिखाएं तो। जस्ट अ मिनट, ये वाला उठ के इधर आ गया, ये वाला उठ के इधर आ गया, और ये वाला आपका रह गया। ठीक है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड, यानी कि गाइस क्या है, ये अपनी बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अपने वीकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गाइस क्या कह रहा है, एक्सप्लेन CuNH3 का होल 6 + 2 आयन इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये अपनी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में है, वेयर एज जहां पर NiNH3 का होल 6 + 2 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कि जो आपका NiNH3 का होल 6 + 2 आयन है ये एक आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आपको कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन कुछ निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 निकल गए, यहाँ से 1, यानी 5 इलेक्ट्रॉन आपने भरना शुरू किया। प्लस कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को आपने भर दिया। क्लियर। तो क्या देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल रह गए 4। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रह गए, इसका मतलब क्या हुआ गाइज कि आपका ये जो आपका साइनाइड है, साइनाइड तो था नहीं, अमाइन, ठीक है, जो आपका अमोनिया है ना, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या करेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कराएगा। ठीक है, क्यों नहीं पेयर अप कराएगा गाइज, देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन आपके पेयर अप हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लॉजिकली देखो, एक सेकेंड, 1 और 2, ठीक है, कितने हो जाने चाहिए आपके, सारे पेयर अप हो जाने चाहिए। बट गाइज यहां पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 टू 1 पेयर ऑफ लिविंग d ऑर्बिटल एम्प्टी। अगर हमने ये सारे पेयर अप करा दिए तो आपके 2 ऑर्बिटल एम्प्टी रह जाएंगे। क्लियर। इसी वजह से जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो D2sp3 आएगा। क्या आएगा, D2sp3 आएगा। क्लियर। क्या आएगा, D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब देखो निकिल वाले केस में, एक सेकेंड मैं इस चीज को यहाँ पर बहुत प्रॉपरली आपको समझा देती हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। देखो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन पेयर कराए, एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया, यानी कि आपका n=0 आ गया। अब जब n=0 आ गया तो आपके ये जो खाली वाले जो आपके ऑर्बिटल हैं, ऐसी कंडीशन तो बन जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों आपके d ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना क्या बनाएंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखो,
अब NiNS3 का होल 6 में देख लेते हैं। तो गाइज निकेल +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8, 3d8 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली। अब हमारा क्या है, NS3 की प्रेजेंस है। अब जब NS3 की प्रेजेंस है तो एक बार फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ये आपकी वैकेंट रह जाएगी, ये वैकेंट और बाहर आपकी मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है डी की, sp3d क्या हो जाएगा, sp3d2 आपका पार्टिसिपेशन आ जाएगा। क्लियर। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एनसीईआरटी बेसिस जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते थे उनको सॉल्व किया। प्यारे बच्चे, अब आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पहले आप लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, फिर आप लोग इस सॉल्यूशन की वीडियो को देखना और उसके बाद एनसीईआरटी की बुक उठाना, अपने आप क्वेश्चन लगाकर देखना। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। सेशन को फॉलो कीजिए, अड्डा 24/7 स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने रहिए हमारे साथ, यानी अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।